पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। कांग्रेस के टिकटों पर चल रही माथापच्ची को लेकर आखिरकार सहमति बनने के पूरे आसार दिख रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति को दो लोकसभा की 2 सीटों के लिए प्रत्याशियों का पैनल भेज दिया गया है और ये पैनल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजीव शुक्ला की दिल्ली में हुई चर्चा के बाद भेजा गया है। 2 बड़ी अपडेट दिल्ली से हैं। मुख्यमंत्री कल दिल्ली पहुंचे थे, उनकी राजीव शुक्ला से चर्चा हुई, पूरी सहमति बनी और केंद्रीय हाईकमान यानी कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, खड़गे, इन तमाम नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के टिकटों को लेकर 2 बड़े फैसले किए और उस फैसले के अनुसार मुख्यमंत्री को ये कहा गया, राजीव शुक्ला को ये कहा गया कि आप हिमाचल प्रदेश के नेताओं से दूरभाष पर भी चर्चा कर सकते हैं, चाहे प्रतिभा सिंह हैं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हैं। इस आधार पर हमीरपुर और कांगड़ा के लिए केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल भेज दीजिए। अगले 1-2 दिन में हम लोकसभा के कैंडिडेट का ऐलान कर देंगे। यानी कि अब इस पूरे मामले पर लेकर हमीरपुर और कांगड़ा की संसदीय सीटों में कांग्रेस के दोनों टिकटों को लेकर ना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ना लंबी माथापच्ची होगी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश के नेताओं का फीडबैक लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली पहुंचे, आज भी उनकी केंद्रीय नेताओं से चर्चा हुई, उस आधार पर अब दोनों ही सीटों पर सहमति बनने के आसार साफ दिख रहे हैं। दूसरा बड़ा फैसला दिल्ली से, विधानसभा उपचुनावों की 6 की 6 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर केंद्रीय हाईकमान ने स्पष्ट कहा है कि इन 6 सीटों पर किसे टिकट दिया जाए, इसका फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लें और अपने हिमाचल प्रदेश के नेताओं से, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री हैं, प्रतिभा सिंह हैं, दूसरे तमाम नेता हैं, उनसे चर्चा के बाद सीएम सुक्खू केंद्रीय हाईकमान को नाम सुझाएं। इस आधार पर टिकट अनाउंस कर दिए जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि विधानसभा उपचुनाव के 6 टिकटों पर केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग नहीं होगी। इस पर सिर्फ सीएम सुक्खू अपने नेताओं से चर्चा के बाद, यानी हिमाचल प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी सिर्फ एक प्रत्याशी का नाम केंद्रीय चुनाव समिति को औपचारिकता के लिए भेजेगी। इस आधार पर टिकट घोषित कर दिए जाएंगे। चर्चा हिमाचल प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं, लगातार वहां से जीत रहे हैं, उनके पिता भी जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरागत सीट ऐसी रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ चल रहा है। इस रथ को कैसे रोका जाए, इसके लिए केंद्रीय हाईकमान ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी का नाम सुझाया था, गगरेट से भी उनका नाम सुझाया था। हालांकि सोशल मीडिया पर चर्चा ये भी चल रही थी कि मुकेश अग्निहोत्री का नाम सर्वे में आगे आया है, उन्हें यहां से टिकट मिल सकती है। इन तमाम चर्चाओं को लेकर सबसे पहले आज मुकेश अग्निहोत्री ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी। दूसरा, ये भी केंद्रीय हाईकमान ने तय कर दिया था कि हमीरपुर संसदीय सीट को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ये खुद फैसला लें कि वहां से क्या करना है, क्या उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ने को तैयार है या फिर जो पैनल भेजा गया है उसी पर सहमति बनाई जाए। क्योंकि सबसे, अगर हम कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में पूर्व मंत्री बनीखेत की पूर्व विधायक आशा कुमारी का नाम वहां से पैनल में भेजा गया केंद्रीय चुनाव समिति को। आरएस बाली का नाम विधायक नगरोटा बंगवा के हैं, हालांकि उन्होंने पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि मुझे पूछ लिया जाए, लेकिन अब आरएस बाली ये मान चुके कि अगर केंद्रीय हाईकमान कहता है, अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन तीसरा बड़ा नाम यहां से जो पैनल में आया है, केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया और ये बड़ी अपडेट मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू के दिल्ली के 2 दिन के प्रवास के बाद की है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से एक गद्दी चेहरे का नाम भी शामिल किया गया है, सुनील राणा, जो कि पेशे से लोक गायक हैं। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, खासकर चंबा की संस्कृति को पूरी तरह से, चंबा कांगड़ा की संस्कृति को प्रमोट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जाना माना चेहरा है और यहाँ पर एक बड़ा दांव कांग्रेस खेलने की ये तैयारी में है कि अगर हम लोकसभा में किसी गद्दी चेहरे को चुनावी रण में उतार देते हैं तो इसका मैं सीधा सीधा फायदा धर्मशाला के उपचुनाव में भी होगा। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वहां से किशन कपूर का टिकट काटा, फिर धर्मशाला विधानसभा से तमाम जितने भी गद्दी दावेदार थे उनके संभावनाओं को खारिज कर दिया गया। ऐसे में कांग्रेस सीधे सीधे
हिमाचल प्रदेश के गद्दी बहुल क्षेत्र कांगड़ा चंबा में गद्दी समुदाय के वोटर पर सीधी सीधी सेंधमारी करना चाहती है। यही वजह है कि तीसरा नाम वहां से सुनील शर्मा का शामिल हुआ है। अब देखना यह है कि वहां से कांग्रेस आखिरकार क्या वाकई आशा कुमारी को चुनावी रण में उतारती है, या आर एस बाली जिन्होंने पहले मना किया था अब तैयार हो गए उनको टिकट देती है, या फिर गद्दी वोटर पर सेंधमारी करने के लिए सुनील राणा को चुनावी रण में उतारा जाता है। क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया कि अगले 1-2 दिनों के भीतर टिकटों का ऐलान हो सकता है। अब हमीरपुर संसदीय सीट की बात करें तो जिस प्रकार से आज मुकेश अग्निहोत्री ने स्थिति स्पष्ट की, उसके बाद अब हमीरपुर से सतपाल रायजादा का टिकट के लिए लगभग उनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। क्योंकि सीएम सुक्खू कुटलैड़ में एक जनसभा के दौरान स्पष्ट कर चुके थे कि कुटलैड़ से विवेक शर्मा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सतपाल रायजादा कैंडिडेट होंगे। और जिस प्रकार से स्क्रीनिंग कमेटी ने भी जिस प्रकार से नाम भेजा, उसमें पहला नाम मुकेश अग्निहोत्री के परिवार का था, ये कांग्रेसी नेताओं का कहना है। दूसरा नाम वहां से सतपाल रायजादा था। अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के जिस प्रकार से उनके नाम पर चर्चा चल रही थी या सोशल मीडिया पर जिक्र किया जा रहा था, लेकिन इस पर हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हाईकमान ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पर फैसला छोड़ा था। आज इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा ना तो वह ये चुनाव लड़ रहे हैं और ना ही उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री किसी चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री को लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ साथ गगरेट विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला था। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ ये चुनाव लड़ने में असमर्थता जता दी है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि उनको चुनाव लड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हाल ही में उनकी धर्मपत्नी का निधन हुआ है, जिसके चलते उनके परिवार अभी तक इस सदमे से नहीं उबर पाया है। इन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने के बारे में ना तो वे सोच सकते हैं और ना ही उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री चुनाव लड़ सकती हैं। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कहा कि मीडिया में बार बार लोकसभा चुनावों में उनका नाम घसीटा जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उनका नाम बार बार सर्वेक्षण में टॉप पर होने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि लगातार वह 5 बार चुनाव जीते हैं उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने, और जब भी कोई सर्वे हुआ है वह हर बार के सर्वे में अव्वल रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि अगले 1-2 दिनों के भीतर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और फिर सभी को पता चल जाएगा कि कौन चुनाव लड़ रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने इस बयान के बाद अब सतपाल रायजादा का टिकट यहां पर लगभग फाइनल माना जा सकता है, लेकिन फिर भी जब तक केंद्रीय चुनाव समिति से नाम अप्रूव नहीं होता, फाइनल ठप्पा नहीं लगता, ये तमाम अटकलें रहेंगी। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो केंद्रीय हाईकमान ने यह फैसला सीएम सुक्खू पर छोड़ दिया कि आप प्रत्याशियों का आप पैनल बनाकर, चाहे पैनल में एक नाम रखें, आप पैनल बनाकर आप केंद्रीय चुनाव समिति को भेजें। औपचारिकता उसमें सिर्फ अप्रूवल की होगी, इस आधार पर टिकट प्रदान कर दिए जाएंगे। यानी अब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों की 6 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन का फैसला सीएम सुक्खू लेंगे। इसकी रिपोर्ट उन्होंने आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि किस सीट से कौन प्रत्याशी जीत सकता है, किसकी संभावना है। माना यह जा रहा है कि इस आधार पर विधानसभा के सभी 2 से 3 प्रत्याशियों का फैसला किसी भी समय हो सकता है। यानी 6 सीटों में से 2 से 3 टिकटों का फैसला किसी भी समय कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ विधानसभा के संभावित चेहरों पर चर्चा की और उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फिर वे कुछ सीटों पर सर्वे करना चाहते हैं और इसके लिए 3 से 4 दिन का इंतजार करना चाहते हैं। यानी लोकसभा के टिकट और विधानसभा के 2 से 3 टिकट किसी भी समय, और ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर डिक्लेयर कर दिए जा सकते हैं। जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस एक और सर्वे करना चाहती है और इसके लिए 3 से 4 या 5 दिन का भी समय लग सकता है। खास है कि अभी भी बागियों को टिकट देने पर कांग्रेस विचार कर रही है, इस पर मंथन चल रहा है। हालांकि कांग्रेस का अंदर खाते पार्टी के भीतर इसका विरोध हो रहा है, लेकिन अब भी इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या बागी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी पटकनी दे सकते हैं और इसका वोटर में क्या रिएक्शन होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्या रिएक्शन होगा। अभी भी कांग्रेस इस बात पर
पूरी तरह से मंथन कर रही है। इस कड़ी में सुजानपुर से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कैप्टन रंजीत, लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक रामलाल मारकंडा, गगरेट से कांग्रेस में वापसी करने वाले राकेश कालिया के नाम पर अभी भी मंथन चल रहा है। धर्मशाला से राकेश चौधरी की दावेदारी को पार्टी ने अभी भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, लेकिन इस सीट से देवेंद्र जग्गी टिकट की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं और विकल्प के तौर पर विजेंद्र कर्ण का नाम भी शामिल है। वर्सर विधानसभा से पूर्व विधायक मंजीत डोगरा, किशन चंद, विपिन डडवालिया, सुभाष डडवालिया, रूबल ठाकुर तथा राजेश बनियाल व उनकी धर्मपत्नी का नाम शैलजा बनियाल का नाम भी संभावितों की सूची में है। ये पैनल राजेश धर्मानी जो कि मंत्री हैं, वहां के प्रभारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपा है। और बड़ी बात यह कि बड़सर से एक महिला का नाम भी संभावितों की सूची में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात आई है, संजीव शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर पिछला निर्दलीय चुनाव लड़ा था, अच्छे खासे वोट लिए थे, अब कांग्रेस की संभावित सूची में फिलहाल उनका नाम नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि राजनीति में कब किसका नाम बाहर हो जाए, कब एंटर हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ऐन वक्त पर ऐसे नाम शामिल हो जाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती है। बहरहाल जिन पूरे मुद्दों पर आज पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ टिकटों पर चर्चा के बाद सीएम सुक्खू शाम को चंडीगढ़ लौट आएंगे। कल वे शिमला के डोडरा क्वार में चुनाव प्रचार पर जाएंगे। सीएम सुक्खू ने दिल्ली में बागियों की वापसी पर भी चर्चा की है। इस आधार पर जिस प्रकार से बागियों की वापसी पर चर्चा की है, गंगू राम मुसाफिर समेत कुछ बागियों की वापसी की संभावना एक बार फिर बदल गई है, माफ कीजिएगा, संभावना फिर बन गई है। मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू ने दिल्ली रवाना होने से भी पहले ये कहा था, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कांगड़ा में ये बयान दिया था कि सीएम सुक्खू को प्रदेश के नेतृत्व ने पार्टी में शामिल करने का फैसला लिया था, उनका वेलकम किया था और हाईकमान से इस मुद्दे पर बात की जाएगी और गंगू राम मुसाफिर समेत कुछ नेताओं को पार्टी में वापस लिया जाएगा। और राजीव शुक्ला के साथ उनकी विस्तार से इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों की, जिनके रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन ये मामला अब 30 अप्रैल तक टल गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों को लेकर दायर याचिका पर अब अगली सुनवाई की तारीख 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। तीनों निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफे मंजूर न करने और उन्हें स्पीकर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के खिलाफ याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले में प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कुछ समय के लिए स्पीकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। उन्होंने मामले पर अपनी ओर से अगली बहस के लिए सुनवाई की 30 अप्रैल दोपहर 3:45 बजे तिथि निर्धारित करने का आग्रह किया, जिस पर हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित कर दी है। निर्दलीय विधायकों की ओर से आज हाई कोर्ट में बताया गया कि इस मामले में उन्होंने खुद जाकर स्पीकर के समक्ष इस्तीफे दिए, राज्यपाल को इस्तीफे की प्रतिलिपियां सौंपी, विधानसभा के बाहर इस्तीफे मंजूर न करने को लेकर धरने दिए, हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया तो उन पर दबाव में आकर इस्तीफे देने का प्रश्न उठाना किसी भी तरह से तार्किक नहीं लगता है। इसलिए इससे बढ़कर उनकी स्वतंत्र इच्छा से बड़ा क्या सबूत हो सकता है। उनकी ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने हाई कोर्ट में बताया कि प्रार्थियों को इस्तीफे का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, विधायक को कानून के तहत इस्तीफे का कारण देने की मनाही है। निर्दलीय विधायकों की ओर से उन्हें स्पीकर द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का हवाला देते हुए कहा गया कि स्पीकर ने भी उनके इस्तीफे की बात स्वीकार की है, फिर भी उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। प्रार्थियों का कहना है कि उनके इस्तीफे मंजूर न करने की दुर्भावना स्पीकर के जवाब से जाहिर है, जिसके तहत उन पर दबाव में आकर राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के गलत आरोप लगाए गए हैं। प्रार्थियों का कहना था कि यदि स्पीकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उनके इस्तीफे मंजूर नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट के पास ये शक्तियां हैं कि वे जरूरी आदेश पारित कर उनके इस्तीफे को मंजूरी प्रदान करें। स्पीकर की ओर से कोर्ट में ये पक्ष रखा गया कि अदालत स्पीकर को
उन्हें संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने से नहीं रोक सकती, जिसके तहत स्पीकर को इस्तीफे के कारण की जांच का अधिकार दिया गया है। निर्दलीय विधायकों पर दबाव को दर्शाते हुए कहा गया कि राज्यसभा चुनाव के बाद ये निर्दलीय विधायक सीआरपीएफ की सुरक्षा में प्रदेश के बाहर रहे। इसी सुरक्षा के घेरे में आकर उन्होंने इस्तीफे सौंपे। लिहाजा इस पूरे मामले में बहस पूरी न होने पर अब अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश के स्कूल दाखिलों पर बात करें तो पहली कक्षा में दाखिले की छूट गए सैकड़ों छात्रों के लिए उनके अभिभावक एक बार फिर शिमला पहुंचे हैं और उन्होंने आग्रह किया कि इसकी कट ऑफ डेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जिन बच्चों की आयु 30 सितंबर 2024 को 6 साल की पूरी होगी उन्हें पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले के बाद भी काफ़ी संख्या में बच्चे जिनकी आयु अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 6 साल की पूरी हो रही है, उनका 1 साल बर्बाद हो रहा है। इस गुहार के चलते कई अभिभावक आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय पहुंचे और शिक्षा निदेशक से उन्होंने रिलैक्सेशन की मांग की और कहा कि कट ऑफ डेट 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी जाए। लेकिन राज्य में चुनाव आचार संहिता, इसके चलते ये फैसला चुनाव आयोग की अनुमति पर निर्भर करेगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में भी इस बार कई दौर का मंथन हो चुका है, 4 से 5 बार ये मामला कैबिनेट में जा चुका है। अब देखना है कि शिक्षा विभाग इस पर आगामी कार्रवाई क्या करता है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 13,000 छात्रों के एडमिशन पर, उनके दाखिले पर एक बड़ा सस्पेंस बन गया है, क्योंकि जिस प्रकार स्कूलों में वर्दियाँ दी जा रही हैं और वर्दियों का पैसा सीधा छात्रों के खातों में डाला जा रहा है। कंपलसरी किया गया कि स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट खोला जाए। संख्या को बढ़ाने के लिए या दाखिले दिखाने के लिए ये फर्जी रोलमेंट तो नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरा ब्यौरा मांगा है, दाखिले की पूरी डिटेल मांगी है, रजिस्टर की प्रतिलिपि मांगी है, ताकि कम से कम ये सस्पेंस दूर हो जाए कि कहीं स्कूलों में फर्जी हाजिरी तो नहीं लग रही है, फर्जी दाखिलों का यहाँ पर पूरी तरह से ताना बाना तो नहीं बुना जा रहा है। क्योंकि आधार कार्ड अपडेट ना होने का भी इसके पीछे एक हालांकि बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन अब स्कूलों में छात्रों के अकाउंट नंबर ज़रूरी होंगे और इस अकाउंट नंबर के आधार पर उनका आधार कार्ड भी लिंक करना ज़रूरी होगा। लिहाजा हर स्कूल में जाकर उपनिदेशक ये जांच करेंगे कि क्या वाकई ही स्कूलों में जो 15,000 ऐसे बच्चे हैं जिनके अभी तक खाते नहीं खुले, आधार कार्ड नहीं है, क्या वाकई वो स्कूलों में दाखिल हैं या फिर ये फर्जी नंबर है। इसे लेकर भी जाँच शुरू हो गई है। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर धर्मशाला पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी चूक, सबसे बड़ी गलती है, जबकि मोदी सरकार द्वारा इसे हटाने के बाद पंचायत चुनाव, डीडीसी चुनाव हुए और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। पिछले कल मंडी जिला के एक स्कूल में शराब पीकर पहुंचे टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूल सोबली में शराब पीकर पहुंचे इस अध्यापक के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की है। सस्पेंशन के बाद आरोपी अध्यापक खेम सिंह का हेडक्वार्टर बीईओ धर्मपुर साजो पिपलू में फिक्स कर दिया गया है। ये कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन मंडी ने की है। बता दें कि बीते बुधवार को मंडी जिला के सोबली स्कूल में खेम सिंह शराब के नशे में पहुंचा और बच्चों को काम देकर खुद सो गया। इसकी जानकारी जब एक बच्चे ने परिजन को दी तो वे स्कूल पहुंच गए और टीचर से सवाल जवाब किया। इसका वीडियो बनाया। वीडियो शूट करने के बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। धर्मपुर में एचआरटीसी बस के टायर के मामले में जिस प्रकार टायर फट गया था, उस पर जांच कमेटी ने अब 2 हेड मैकेनिकों को भी सस्पेंड कर दिया है। जांच में उनकी त्रुटियां सामने आई हैं। मामले में ड्राइवर पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है। चालक के समर्थन में ड्राइवरें उन्हीं सड़क पर उतरी हैं, पूरी तरह से दफ्तर के बाहर आकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और मांग ये की जा रही है कि आप मैकेनिकों के साथ साथ उच्च अधिकारियों आरएमडीएम को भी सस्पेंड करें। 6 साल की उम्र में एक जुखाला के बच्चे ने पूरा देश का नाम चमकाया है। जुखाला के 6 वर्षीय युवान ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद ही अभी तक इतनी कम उम्र के बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया हो। हम बात कर रहे हैं जुखाला के युवान
जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर अपने माता पिता के साथ पहुंचकर देश का तिरंगा फहराया। ये बेस कैंप दुनिया का सबसे ऊंचा बेस कैंप है, जिसकी ऊंचाई 17,598 फीट है और यहाँ का तापमान -15 डिग्री है और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी है, जो इस ट्रैकिंग को काफ़ी मुश्किल बना देती है। इसके लिए युवाओं ने अपने माँ बाप के मार्गदर्शन, छोटी उम्र में बिना आराम किए 6 माह की कड़ी ट्रेनिंग को इसका श्रेय दिया है। आज श्री नैना देवी के समीप एक गांव में पिस्तौल की नोक पर महिलाओं के गहने लूटने का मामला सामने आया। 2 महिलाओं के गहने लूट लिए गए। पुलिस को दिए बयान में गांव दबट की एक महिला ने बताया कि बीती शाम वह गांव की एक अन्य महिला के साथ सड़क किनारे बैठी थी। इसी बीच एक कार उनके पास आकर रुकी। कार से 3 युवक उतरे। एक पंजाबी में बात कर रहा था कि वो, और पंजाबी में पूछ रहा था कि गुरु का लाहौर जाने का रास्ता कहाँ पर है। रास्ता बताने ही लगी थी कि अचानक उसके बगल से पिस्तौल निकालकर उसके गले में रख दी। उनमें से एक आरोपी ने उसके कानों के सोने की बालियां और दूसरे ने साथ बैठी महिला के कानों के दो सोने के टॉप्स जबरदस्ती छीन लिए। वारदात को अंजाम देने के लिए वह पंजाब की तरफ फरार हो गए। कोट कलूर थाना पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर एक कारोबारी से 32 लाख रुपए की ठगी की गई है। शिमला में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर कारोबारी से धोखाधड़ी का यह मामला सामने आया है। यानी जो कुछ समय से क्रिप्टो करेंसी का मामला आसान था, एक बार फिर ये खुल गया है, फिर इसकी परतें सामने आने लगी हैं। शिमला के दंपत्ति पर कारोबारी के साथ 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने शिकायत में कारोबारी ने बताया कि दंपत्ति ने उन्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया और पैसे दुगने करने का झांसा दिया। दंपत्ति के झांसे में आकर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में 32 लाख रुपए खर्च कर दिए। कारोबारी ने बताया कि उनकी राशि दुगनी तो दूर, जो पैसा निवेश किया था, मूल था, वह भी वापस नहीं मिला। उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले दंपत्ति अब उनका फोन तक नहीं सुन रहे हैं। पुलिस ने कारोबारी की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ऊना जिला मुख्यालय में एक आत्महत्या करने का अनोखा मामला सामने आया। आत्महत्या करने के प्रयास किया गया। वहां पर ऊना मुख्यालय के पुराना बस अड्डा चौक पर आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस शहर के मिनी सचिवालय के बिल्कुल बाहर इस घटना के चलते काफ़ी देर तक अफरा तफरी का भी माहौल रहा। इसी चौराहे पर यातायात प्रबंधन का काम देख रहे पुलिस कर्मचारी और स्थानीय दुकानदारों ने भागकर व्यक्ति के हाथ से मासी छीनी और उन्हें आत्मदाह करने से रोका। हालांकि आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी में ये घटना पूरी तरह से कैद है। बताया ये भी जा रहा है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति हरोली उपमंडल के टाहलीवाल का रहने वाला है। आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले ने आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा एक लड़ाई झगड़े के मामले में उनके और उनके परिवार के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। इसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी के पक्ष में दबाव में उनके साथ धोखा करने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। आज एक युवती का रामपुर रोडू मार्ग के समीप एक खाई से एक शव बरामद किया गया। ये सनसनीखेज मामला इसलिए बनता क्योंकि रामपुर रोडू सड़क मार्ग पर नरेन पंचायत के जराशी गांव के समीप एक नाले में युवती का नग्न अवस्था में शव मिला है। प्रथम दृष्टया के अनुसार हत्या के बाद युवती का शव सड़क के नीचे गहरी खाई में फेंका गया होगा। कुछ दूरी पर जगह समतल होने के कारण युवती का नग्न अवस्था वाला शव झाड़ियों में फंस गया। अब अंदेशा जताया जा रहा है कि हमलावरों ने पूरे फिल्मी स्टाइल से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और ये भी हो सकता है कि ये महिला किसी बाहरी क्षेत्र की और हमलावर और जो हत्यारे हैं वो भी बाहर के हों, क्योंकि इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि आसपास के किसी भी पंचायत का या गांव की कोई युवती वहां पर लापता नहीं है। इसके चलते ये अंदेशा बना कि हो सकता है कि किसी लड़की की हत्या के लिए ये बाहर से कोई
कोई हत्यारे आए हो और लड़की भी बाहर की हो सकती है। ये जानकारी उस वक्त लगी जब एक नेपाली मूल का व्यक्ति पिछले कल गुच्छी ढूंढने के लिए इस जगह पर पहुंचा। उसकी नज़र सबसे पहले शॉल पर पड़ी, जिसके बाद नीचे महिला के शव को देखा, जिसकी सूचना उसने नारायण पंचायत के प्रधान शिवराम व उप प्रधान अविनाश को दी। पंचायत नुमाइंदों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस टीम ने मौके पर आकर सबको अपने कब्जे में लिया। आज शिमला से फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और बारीकी से साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास किया गया। हमीरपुर में भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया। जिला के एनएच पर भूमपुल व दंगड़ी के बीच एक सत्संग घर के पास एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की दुखद मृत्यु हो गई, जिसकी पहचान संदीप कुमार 37 साल के रूप में की गई है। और पता ये चला कि जब ट्रैक्टर गिरा, शाम का समय था, जब ट्रैक्टर गिरा तो ड्राइवर की दोनों टांगे ट्रैक्टर के नीचे आ गई। पूरी रात कहराता रहा ड्राइवर, पूरी रात चिल्लाता रहा और उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट न मिलने के कारण अंततः उन्होंने हमीरपुर अस्पताल में जब इलाज के लिए ले गए तो वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में कल आंधी बारिश ओलावृष्टि होगी। कल बारिश व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी बारिश हो सकती है। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने इसके लिए बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 28 व 29 अप्रैल को भी हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के शिमला, सोलन, कुल्लू, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर व मंडी में सबसे ज़्यादा बारिश होगी और राज्य में 1 मई तक मौसम खराब बना रहेगा।